कल के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए कल पढ़ रहे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक, सागर संबंधी कारक आदि। आज पढ़ेंगे बाहरी सागरीय कारक, यानी कौन कौन से बाहर के जो कारक हैं जो जिसके महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रभाव डालता है। पहला है वायुदाब तथा हवाएं। वायुमंडलीय दबाव का भी सागरीय जल पर प्रभाव होता है। जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर जल के आयतन में कमी के कारण जल तल नीचा हो जाता है। इसके विपरीत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचा हो जाता है, जिस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है। परिणाम स्वरूप धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। प्रचलित अथवा सनातनी हवाएं धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जब सागरीय जल के ऊपर से होकर हवा चलती है तो वह अपनी रगड़ के कारण जल की ओर अपनी ओर बहा ले जाती है। यदि मानचित्र पर धाराओं तथा सनातनी धाराओं हवाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश धाराएं सनातनी हवाओं का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक हवाओं से प्रेरित होकर विषुवतरेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तथा प्रशांत महासागर में क्रोएशिया धारा पछुआ हवाओं की दिशा की अनुसरण करती है। हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन के कारण धाराओं की दिशा में 6 महीने के बाद परिवर्तन होता है। उसके बाद में दूसरा कारण है वाष्पीकरण तथा वर्षा। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है वहाँ पर अत्यधिक जल राशि के कारण जल तल ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर वर्षा तो कम होती है परंतु वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर जल तल नीचा हो जाता है। वास्तव में वर्षा तथा वाष्पीकरण का सागरीय लवणता व घनत्व से भी संबंध होता है। कम वाष्पीकरण के साथ उच्च वर्षा के कारण लवणता कम हो जाती है और सागरीय जल का घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल तल ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत अत्यधिक वाष्पीकरण के साथ न्यून वर्षा के कारण लवणता तथा घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण जल तल नीचा हो जाता है। इस तरह उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगती है। विषुवत रेखा पर जल पर उच्च वर्षा व न्यून वाष्पीकरण के कारण उच्च जल तल होने के कारण उच्च अक्षांश की ओर धाराएं चलने लगती हैं। इसी तरह ध्रुवीय भागों में कम वाष्पीकरण किंतु हिम के पिघलने से प्राप्त जल की अधिकता के कारण धाराएं मध्य अक्षांश की ओर चलने लगती है। रूम सागर में उच्च तापक्रम के कारण अपेक्षाकृत अधिक वाष्पीकरण के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप घनत्व बढ़ जाता है तथा अटलांटिक महासागर से रूम सागर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जिनसे धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है। तो पहला तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती है। विषुवतरेखीय धारा ब्राजील तट से टकराने पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। उत्तरी शाखा खाड़ी की धारा के रूप नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चलने लगती है तथा दक्षिणी शाखा ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लगती है। तलीय आकृतियाँ। महासागरीय तले की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जब इन धाराओं के मार्ग में अंत सागरीय कटक होते हैं तो धाराएं कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब विविल टॉम्सन कटक की ओर को पार करती हैं तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इस तरह उत्तरी विषुवतरेखीय धारा मध्य अटलांटिक कटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तीसरा कारण है मौसमी परिवर्तन। कई स्थानों पर बदलते मौसम के साथ धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। शरदकालीन उत्तर पश्चिम मानसून के समय मानसून धाराओं की तट के सहारे दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय धाराओं की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्राय गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। धन्यवाद।